नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, भारत में जो स्मार्टफ़ोन बनते हैं और उनमें से कई एक्सपोर्ट भी होते हैं, बरामद भी होते हैं, तो उसके आंकड़े आए हैं, आदाद व शुमार आए हैं और जिसकी रिपोर्ट से ये पता चलता है कि 2022 में आईफ़ोन, जो एप्पल की आईफ़ोन है, वो उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं 162% एज़ कम्पेयर टू अर्लियर ईयर बढ़ी हैं। ये जो है ना, ये बाय वैल्यू हम बता रहे हैं। ऐसे अगर बाय नंबर देखें, बाय वॉल्यूम देखें, तो उसकी जो इजाफ़ा हुआ है, जो रेज़ हुई है एक्सपोर्ट्स में, वो 65% है। और ये सभी, इसमें कई अवामिल जो है ना असर पजीर हुए हैं इसके ऊपर। जैसे हमने आपको बताया था कि चाइना की जो पहले पॉलिसी थी ज़ीरो टॉलरेंस की, कि वो कहीं पे एक भी पेशेंट निकल आता कोविड का तो पूरे शहर को लॉकडाउन कर देते थे, और जिसकी वजह से आईफ़ोन के कारखाने भी बंद कर दिए उन्होंने। उसके बाद अच्छा, दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने भी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं ना, वो प्रो बिजनेसमैन रखी हैं, प्रो इंडस्ट्री रखी हैं। और इसमें एक उनकी पॉलिसी है हिंदुस्तान की, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यानी उसमें ये है कि कोई भी कंपनी अगर ये कमिट करे कि भाई मैं इतना के इतना जो है बनाऊंगी, फैक्ट्री में अपने जो है मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उससे उसको सब्सिडी दी जाती है, जिसे PLI या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कहा जाता है। और इसकी वजह से भी अच्छा, दूसरी तरफ से यहाँ पर अभी एक किस्म का ऐसा माहौल बन चला भारत में कि मरकज़ और सूबों में आपस में एक किस्म की हेल्दी कंपटीशन हो गई है। अभी सभी सूबे एक दूसरे से भी कंपटीशन कर रहे हैं कि जितना हो सके जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नए नए कारखाने लग रहे हैं, तो वो हर सूबा दूसरे सूबे से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्री को उसको फैसिलिटीज़ देते हैं। और इसमें कहीं अभी अभी ऐसा हुआ 2-3 महीने के पहले कि महाराष्ट्र में 1-2 कारखाने लगने थे, जो कि महाराष्ट्र से गुजरात चले गए। तो इस तरह से फिर उनको लोग भी आड़े हाथों लेते हैं वहाँ की हुकूमत को, और इस तरह फिर ये एक किस्म की हेल्दी कंपटीशन है, जिससे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी ख़ासा इजाफ़ा दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में जितने आईफ़ोन बनते हैं, अभी वो ज़्यादा चाइना में ही बनते हैं, तो उनमें उनका 25% अभी हिंदुस्तान में बन रहा है। पहले सिर्फ 5% बनता था, अभी 25% तक पहुंच गया है ये। और इनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी फिर से बताएं आपको कि मेन तो उनमें बनाने वाला जो है एप्पल वाले ख़ुद नहीं बनाते, वेंडर्स को देते हैं। और उनके जो वेंडर्स हैं वो एक तो ताइवान की बहुत बड़ी कंपनी है फॉक्सकॉन होनहाई, उसने अभी 1-2 महीना मैंने आपको एक व्लॉग में बताया भी था कि उन्होंने अनाउंस किया था कि हम अभी भारत में वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड $1 बिलियन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। अभी ज़ाहिर है उसमें आईफ़ोन भी बनाएंगे वो, और उसके साथ साथ दूसरे मॉनिटर्स या पैनल्स टीवी के और दूसरी चीज़ें भी वो बना रहे हैं। तो एप्पल के आईफ़ोन बनाने में 3 कंपनियां हैं हिंदुस्तान में। एक तो फॉक्सकॉन होनहाई जो ताइवान की है, और दूसरी विंस्ट्रॉन है, और तीसरी पेगाट्रॉन। नाज़रीन, हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट बढ़ी है स्मार्टफ़ोन की, वो सिर्फ आईफ़ोन नहीं है, दूसरे ब्रांड्स भी अच्छे, लेकिन आईफ़ोन ज़्यादा है उसमें। दूसरे नंबर पे आते हैं फिर सैमसंग, जो साउथ कोरिया की कंपनी है, और उसके बाद फिर वो जो चीनी जो ब्रांड्स हैं, शाओमी है, रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है,
वो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन इन सब से नंबर में अभी पहले नंबर पे तो आईफोन जा रही है एज़ फार एज एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न, दूसरे नंबर पे सैमसंग है और तीसरे नंबर पे ये बाकी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं। नाजरीन, आज अमेरिका में वाशिंगटन में डेमोक्रेसी समिट होने वाला है, जमहूरी सरबराह कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर जमहूरियत है उनको दावत दी है अमेरिका ने। और इसमें ज़ाहिर है भारत को भी है दावत, पाकिस्तान को भी दावत दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने सीधा सीधा अमेरिका को इनकार कर दिया है कि हम इस समिट कॉन्फ्रेंस में या सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले सकते। बावजूद इसके कि कहने को तो पाकिस्तान में भी जमहूरियत है, ये अलग बात है कि वहाँ पर जो है एस्टेब्लिशमेंट का या आर्मी का बहुत बड़ा अमल दखल होता है, लेकिन ऑन इट्स फेस तो इट कैन बी टर्म्ड एज अ डेमोक्रेसी। तो उनको हकीकत में इसमें हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन उनको पता है उनको पता है कि अमेरिका ने ये जो समिट कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें ज़ाहिर है वो चीन को और रूस को ख़ास तौर पर उसके ऊपर निशाना साधेंगे और उनके वहाँ पर वो जो तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, आमिरियत है, उसका ज़िक्र करेंगे। और ये बात जो है पाकिस्तान कैसे गवारा कर सकता है। अच्छा, ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दें कि अभी ये तो 2023 है, 2 साल केवल 2021 में भी जो है अमेरिका ने ऐसी एक डेमोक्रेसी समिट मुनक्किद की थी और उसमें भी उसने पाकिस्तान को दावत दी थी। लेकिन उस वक़्त हकीकत में इमरान ख़ान ने इसीलिए जाने से इनकार किया था, नहीं गए थे वो इसीलिए इनकार किया था कि उसको जो बाइडेन से नाराज़गी थी कि जो बाइडेन मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर रहा, जबकि वो मोदी को धड़ाधड़ फ़ोन किए जा रहा है। उसकी ये जो है ना रूठना था या ये शिकायत थी, लेकिन उसकी वजह से जब वो नहीं गया तो चीन उससे बहुत खुश हो गया था। और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने जो उस वक़्त था उसने एक ट्वीट में इसकी तारीफ़ की थी और इसका ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान हमारा सच्चा दोस्त है और वो अमेरिका ये जो डेमोक्रेसी समिट है उसमें शरीक नहीं हुआ। अभी इस मरतबा तो सीधा सीधा वो चीन को खुश करने के लिए मौजूदा हुकूमत जो है ना अपना नुमाइंदा नहीं भेज रही, न तो खुद शहबाज शरीफ न बिलावल भुट्टो जरदारी, कोई भी नहीं जा रहा। ये अलग बात है कि वैसे बिलावल भुट्टो जब से ये लोग पिछले 2022 के 9 अप्रैल को ये पावर में आए थे तो उसके बाद से तकरीबन हर माह बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका जाता है और वाशिंगटन तो ख़ास तौर पर जाता है और वो अपनी प्रमोशन करता रहता है, वहाँ के सेनेटर से, कांग्रेसमैन से मिलता जुलता रहता है। अभी हकीकत में उसको जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो चीन को नाराज़ करें, इसीलिए उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया है कि हम इस समिट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले सकते। हम आपसे यानी अमेरिका से बायलैटरली दो तरफ़ा जो है ना वो मुज़ाकरात जारी रखेंगे और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए जो है आपसे वक्त ब वक्त मिलते जुलते रहेंगे। लेकिन सीधा सीधा इतना तो हर कोई समझ सकता है, जहाँ हम समझ सकते हैं वहाँ अमेरिका भी समझ सकता है कि वो चीन की वजह से पाकिस्तान नहीं जा रहा। लेकिन अभी इसमें भी एक कैच है। अभी वैसे तो ये कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान वाले कि इमरान ख़ान ने जो ताल्लुकात बिगाड़े थे अमेरिका से, वो जो साइफ़र की बात की और रिजीम चेंज की बात की, जिससे वो खुद मुकर गया बाद में। मज़े की बात तो ये है कि इतना खाना ख़राब करके पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात का, उसके बाद में 6 महीने के बाद उसको याद आता है कि नहीं वो तो अमेरिका इसमें ज़िम्मेदार नहीं था, रिजीम चेंज में वो जनरल बाजवा उसके लिए ज़िम्मेदार थे। अभी उसके लिए वो जो पंचिंग बैग है ना वो जनरल बाजवा है इमरान ख़ान के लिए। तो खैर, एक तो इमरान ख़ान ने खासा खाना ख़राब किया अमेरिका के साथ, जो ताल्लुकात थे पाकिस्तान के उसको रिपेयर करने के लिए बिलावल भुट्टो ने कोशिश की और हर महीने तकरीबन अमेरिका जाता रहा, अपनी भी प्रमोशन करता है ताकि वो तो पता है, आप सब लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में 3 अलफ हैं जिनका बहुत अमल दखल है। एक तो आर्मी है, दूसरा अल्लाह है
और तीसरा एनीवन कैन से अमेरिका। नाज़रीन, इस सिलसिले में अमेरिका को जो ये नाराज़ कर रहे हैं तो इसमें भी एक मसला है, क्योंकि गुज़िश्ता 3-4 माह से कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि IMF की जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है उसका जो 9th रिव्यू होना था वो हो चुका है रिव्यू, लेकिन पाकिस्तान को किस्त जो है $1.1 बिलियन की रिलीज़ नहीं हुई। और उसके कंपैरिजन में कल भी हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश को तकरीबन $5.25 बिलियन मिल चुके हैं और $3.5 बिलियन जो है श्रीलंका को मिल चुके हैं। खैर, उसमें तो भले लोग इस बात पे शक करें, लेकिन हमें यकीन है कि उसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। बांग्लादेश को और श्रीलंका को ये जो IMF की तरफ से जो लोन मिला है, और पाकिस्तान ये इसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये जो नहीं मिल रहा है IMF का लोन या उसकी जो किस्त है $1.1 बिलियन की, इसमें भी हिंदुस्तान का हाथ है। हो सकता है, हू नोज़, कह नहीं सकते, इसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हो सकता है। भले पाकिस्तान हिंदुस्तान में कितनी ही दहशतगर्दी की जो है हरकत करे, हमले करवाए, वो अलग बात है, तो हिंदुस्तान फिर वो अपने ताल्लुकात से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान को इस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। इट इज़ नॉट अ फार फेच्ड आइडिया, इट कैन हैपन। तो हम कह रहे थे कि अभी अमेरिका को ये नाराज़ करेंगे, ये उसमें शरीक नहीं होंगे, तो अमेरिका का तो IMF और अमेरिका यूँ समझ लीजिए एक ही बात है, क्योंकि सबसे बड़ा डोनर IMF को तो अमेरिका ही है। और अगर अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान को ये किस्त रिलीज़ हो सकती है, लेकिन अभी पाकिस्तान इस सिलसिले में चीन को भी नाराज़ नहीं करना चाहता, तो ये पाकिस्तान के लिए किस्म की Catch-22 की सिचुएशन है। वो फ़ारसी में कहते हैं, न जाए मानदन न पाए रफ्तन। नाज़रीन, आपको हमने सुनाया था कल वो जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दी है PTI वालों ने कि सुप्रीम कोर्ट की जो अर्लियर रूलिंग आई थी 1 मार्च की, जिसके तहत 90 डेज़ के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने थे, और जिसके बाद 30 अप्रैल की तारीख भी दी थी ECP ने, लेकिन उसको बाद में ECP ने पोस्टपोन करके 8 अक्टूबर की दे दी थी तारीख। तो फिर उसको चैलेंज करने के लिए PTI ने या इमरान खान ने मतलब जो है उसको चैलेंज किया, तो उसके ऊपर पेशियाँ हो रही हैं। तो कल इस बात पे जो है आपस में ही वो भिड़ गए, तो वो पूरा तफसील तो कल का हमारा आप चाहें तो व्लॉग देख सकते हैं, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी ये जो सुओ मोटो अभी पिछली मरतबा भी वो जो 1 मार्च को जो फैसला लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो सुओ मोटो वो प्रोसीडिंग्स शुरू की थी। तो अभी उसका जो ये अधिकार है, जो हक है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, उसको कर्टेल करना चाहती है मौजूदा हुकूमत। और इसीलिए कल उन्होंने काबीना की एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने एक नया कानून लाने का, यानी उसमें अमेंडमेंट, जो उसका जो हक है, इस्तेहकाक है चीफ जस्टिस का, उसमें कमी लाने के उन्होंने ये फैसला किया है कि अकेला चीफ जस्टिस जो है सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता, उसके लिए कम से कम 3 जजों की एक बेंच बनानी पड़ेगी, और भले उसको हेड जो है उसका प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ही हो, वो तीनों जब मिलकर फैसला करेंगे तो ही कोई भी सुओ मोटो एक्शन लिया जा सकता है। अभी ये जो कानून बनाया है, इसको अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास अभी जमा करा दिया है नेशनल असेंबली में उन्होंने, और अभी ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। आज उसमें जो है इसके ऊपर गौर-व-ख़ोज़ होगा, और अगर स्टैंडिंग कमेटी ने भी पास कर दिया तो फिर इट विल बी पुट टू वोट नेशनल असेंबली में और फिर सेनेट में, और फिर ये कानून बन सकता है। ये अलग बात है कि कुछ वकीलों का ख्याल है, माहिर कवानीन का ख्याल है कि ये कानून भले ही गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि उसको पास करे, लेकिन हो सकता है कि यही सुप्रीम कोर्ट, यही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस कानून को जो है रद्द कर दे और रिजेक्ट कर सकता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।